ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक की प्रॉब्लम नंबर 11, प्रॉब्लम 11 चैप्टर 11 की प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं ये क्या क्या रहा है। द लो टेम्परेचर रेजरवायर ऑफ अ कार्नोट इंजन इज एट 7 डिग्री सेल्सियस। कार्नोट इंजन का लो टेम्परेचर वाला रेजरवायर 7 डिग्री पे, लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर क्या होगा? T2, केल्विन में कन्वर्ट किया 280 हो गया। एंड हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 40%। एफिशिएंसी इसकी कितनी है? 40%। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 50%। हमारी डिजायर है, क्या डिजायर है? BMW मिल जाए, एक करोमला मिल जाए, डिफेंस में एक बगला मिल जाए, है ना भाई? ये ख्वाहिश होनी चाहिए, लेकिन ये भी ख्वाहिश होनी चाहिए कि अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर जवाब देना है, तो वो भी सही जवाब देने के मैं काबिल हो सकूं। सही है? जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरा, उसके लिए 2 बाग हैं। सूरह रहमान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ठीक है? तो अल्लाह ताला के सामने खड़े होने से डरना भी है। ये सारी चीज़ें कमाएं, इनकार जायज़ तरीक़ों से। खैर, अभी ये डिज़ायर है, अभी क्या डिज़ायर है कि एफिशिएंसी 50 हो जाए। एफिशिएंसी कितनी हो जाए? 50 हो जाए। तो अगर इसको भी मैं ई कह दूं तो पहचान नहीं होगी ना, तो इसको मैंने ई प्राइम कह दिया या ई बार कह दिया, जो भी कहें, ई बार या ई प्राइम क्या हो गया? 50%। 40% से एफिशिएंसी बढ़ा के कितनी करनी है? 50%। सही है? बाय हाउ मच डिग्री द टेम्परेचर ऑफ हॉट रेजरवायर बी इंक्रीज्ड। हॉट रेजरवायर का टेम्परेचर T1 मुझे कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? सही है? जब भी आप इंक्रीज या डिक्रीज निकालते हैं तो वो चेंज होता है ना। बार बार मैं मिसाल देता हूं, अब तो आप कहेंगे सर को और कुछ आता ही नहीं है। 100 रुपये आपके पास हैं और क्या हुआ? अचानक ही कहीं से आ गए और 200 हो गए या 300 हो गए, तो 100 तो पहले से ही मौजूद थे ना। कितने का इजाफा हुआ? 200 का। कैसे निकाला? फाइनल में से इनिशियल को। तो ये जो 40% एफिशिएंसी है, हॉट रेजरवायर का कोई ना कोई टेम्परेचर है। अब हमने क्या करना है? एफिशिएंसी को 50 करना है। तो टेम्परेचर कितना बढ़ाना होगा? और जब मैं हीट इंजन या कार्नोट इंजन की थ्योरी पढ़ा रहा था, मैंने आपको समझाया था कि जो कोल्ड बॉडी होती है ये इन्वायरमेंट होता है। कोल्ड बॉडी नॉर्मली क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है ज़्यादातर, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। अगर आपने एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो एक ही तरीका है कि हॉट बॉडी जो है वो आपके कंट्रोल में। यही वो कह रहा है। अगर इस इक्वेशन को देखो, टेम्परेचर वाली को, अगर आपने एफिशिएंसी बढ़ानी है, अब ये बात सुन लें, समझ में आ जाए तो याद रखिएगा, समझ में नहीं आया तो समझे, इधर से सुन के इधर से निकाल लिया, न्यूमेरिकल उसके बगैर भी हो जाएगा। अगर एफिशिएंसी को बढ़ाना है, एफिशिएंसी को क्या करना है भाई? बढ़ाना है। क्या करूं? एफिशिएंसी को बढ़ाना है। नंबर 1, T1 को बढ़ा दें, नंबर 1। नंबर 2, या T2 को कम कर दें। एफिशिएंसी T1 बढ़ाने से भी बढ़ेगी, एफिशिएंसी T2 को कम करने से भी बढ़ेगी। और अगर आप दोनों काम कर लें, T2 को कम कर दें, T1 को बढ़ा दें, तो एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि 1 में से ये माइनस हो रहा है। अगर 1 में से माइनस हुआ है 0.1, तो आंसर क्या आएगा? 0.9। आगे मल्टीप्लाई बाय 100 भी है ना, वो तो मैंने लिखा नहीं है। तो 0.9 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? क्या आएगा? 0.9 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आएगा? इसके लिए भी कैलकुलेटर हो रहा है।
क्या बात है, मैथमेटिशियंस कब्रों में रो रहे हैं। अगर मैं इसको 0.2 कर दूं, 1 माइनस 0.2 क्या होगा? 0.8। 0.8 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होगा? ये जो मेरी आंखें है ना, ये समझो 20 मेगापिक्सल के कैमरा है। तो लड़के मेरी तरफ देखें, वरना मैं फिर पॉइंट आउट करके ना जलील करूंगा। सही है? तो 0.2, 1 माइनस 0.2 क्या होगा? 0.8 टाइम्स 100। आंसर क्या आ जाएगा? 80। कम हो गया ना? ये चीज बढ़ी तो एफिशिएंसी कम हुई। और अगर ये 0.5 होगा तो 1 माइनस 0.5 क्या होगा? 0.5। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होगा? 50। इसका मतलब है ये बढ़ रहा है तो एफिशिएंसी कम हो रही है। अगर एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो इसका मतलब इसको गिराना है। ये T2 अपॉन T1 जितना कम होगा एफिशिएंसी उतनी ही। अब T2 अपॉन T1 फ्रैक्शन है, अगेन मैथ आ गई। फ्रैक्शन को गिराना है तो फ्रैक्शन को गिराने का मैथ कहती है, भाई मैं नहीं कहता, कौन कहती है? या तो ऊपर वालों को गिराओ या नीचे वाले को बढ़ाओ, दोनों से क्या होगा? फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी। T2 अपॉन T1 को गिराना है तो या तो T2 को गिराओ या T1 को बढ़ाओ, या दोनों काम कर दो, कर सकते हो। सही है? अब जैसा कि मैंने कहा, जो रियल सिचुएशन है उसने दी हुई है कि नॉर्मली T2 हमारे काबू में नहीं होता। गाड़ी जो धुआं फेंक रहा होता है, कहाँ फेंक रहा होता है? एनवायरनमेंट में, हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, वही कोल्ड बॉडी है। अगर हमने एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हम T1 बढ़ा के कर सकते हैं, यही वो कह रहा है। E 40% है, आपने 50% करना है। अच्छा ठीक है, अगर ये कहानी समझ में आ गई तो अच्छी बात है, ये MCQs में काम आएगी ये बात। यह जब आप सेकेंड ईयर के बाद इंशाल्लाह एंट्री टेस्ट देंगे, फॉर्मूला एक ही लगेगा टेम्परेचर का। टेम्परेचर की बातें हो रही है, वैल्यूज मैंने पुट की, 100 को इधर ले आया, T2 की वैल्यू केल्विन में 280। अब मुझे यहाँ से T1 निकालना है। अगेन बहुत सारे तरीके हैं, आपके लिए मैंने ये तरीका अपनाया, वरना सिर्फ मैथ वाले होते तो मैं क्या करता, मैं T1 को बिल्कुल एक साइड पे ले जाता, इसको इधर ले जाता, इन दोनों को इधर ले आता। खैर, तो वैल्यू मैंने पुट कर दी, 40 अपॉन 100.4 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 0.6 आया तो T1 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 0.6 T1 हो गया। 280 अपनी जगह पे, यहाँ आप 1 एज्यूम करेंगे ना, 280 मल्टीप्लाई बाय 1 280, T1 निकालना है, 0.6 डिवाइड हो गया, ये T1 आ गया। सही है? इस मैथमेटिक्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। यही चीज हमने करनी है, यहाँ भी T1 निकालना है, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया। ठीक है, ये स्टेप 2 मैंने छोड़ दिए। सही है? बल्कि यहाँ से डायरेक्ट भी स्टार्ट ले सकता हूँ कि ये T1 प्राइम यहाँ लिख दूँ वैल्यूज पुट करके, लेकिन खैर, तो E प्राइम के लिए क्या हो जाएगा? T1 प्राइम। अगेन मैंने वैल्यू पुट की, E की 50, T1 प्राइम निकालना है, 50 अपॉन 100.5 हुआ, 1 माइनस 0.5 क्या हुआ? 0.5। 0.5 से जब T1 मल्टीप्लाई क्या होगा तो क्या होगा? T1 प्राइम। ये एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया। सही है ना? यहाँ पे क्या है? 280 अपॉन T1 प्राइम इज इक्वल टू 0. अब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, इसी तरह जो कैलकुलेशन हुई है, अब 280 अपॉन 0.5 560 आ गया। 40% एफिशिएंसी के लिए आपको T1 चाहिए 466.66, 50% एफिशिएंसी के लिए आपको T1 चाहिए 560। तो 40% तो है, इसका मतलब है T1 ये है। आपने 50 करनी है तो T1 को कहाँ तक पहुंचाना है? यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना है। तो क्या किया हमने? डिफरेंस निकाल लिया, इसमें से इसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। 93.4 केल्विन टेम्परेचर में बढ़ा दूंगा T1 का, तो मेरी एफिशिएंसी 40 से बढ़ के क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। सही है भाई? और अगर एफिशिएंसी गिरानी होगी तो फिर T1 को गिराना होगा। अगर कभी वो कह दे एफिशिएंसी कम करो, फिर उस केस में क्या हो जाएगा? ये वैल्यू कम आएगी, ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, फिर इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा कि कितना आपको टेम्परेचर गिराना पड़ेगा। सही है ना भाई? अगर चीज़ बढ़ती है तो डिफरेंस कैसे निकलता है? फाइनल माइनस, और अगर चीज़ कम होती है तो इनिशियल माइनस। जैसे कि आप निकालते हो ना यार नफ़ा नुकसान,
नफ़ा क्या होता है? जिस पे बेचा होता है उसमें से जिस पे ख़रीदा होता है वो माइनस करते हो। नुकसान कैसे निकालते हो? जिस पे ख़रीदा होता है उसमें से जिस पे बेचा होता है। तो ये भी वही बात है, ठीक। अगर ये समझ में आ गया है तो ये प्रॉब्लम आप खुद कर सकते हैं। कहाँ लिखूँ मैं? यहाँ लिख देता हूँ। 2004 2D 2004 2D। मेरे ख्याल में ये T2 -3 किया है उसने, जितना मुझे याद है। जी यही है, बाकी पूरा क्वेश्चन यही है। ये 40 है या 50 है, इसको -3 किया है बस, ठीक है। तो ये अभी आप करें जब तक मैं अगला उतारता हूं। अभी जो मैंने आपको ये कहानी समझाई लैला मजनू की, नहीं समझे? T1 लैला था, T2 मजनू थी, जो भी कहो। T1 का तो हमने कर लिया ना, एफिशिएंसी बढ़ानी है तो T1 को बढ़ाना है। अब वो सेकंड पॉइंट पे आ गया। अब वो कहता है नहीं, इसको ना बढ़ाओ, इसको कम करो, T2 को, तो भी एफिशिएंसी क्या होगी? बढ़ेगी। वही वो कह रहा है। तो क्वेश्चन है 2012 सेक्शन बी पार्ट 10, a Carnot engine whose low temperature reservoir is 200 Kelvin। लो टेम्परेचर का मतलब T2 200 Kelvin हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 50%। एफिशिएंसी कितनी है भाई? 50%। हमारी डिजायर क्या है? फिर डिजायर आ गई। इट इज डिजायर टू इंक्रीज दिस टू 75%। डिजायर ये है, ख्वाहिश ये है कि ये बढ़ के कितना हो जाए? 75। तो वही इसको ई प्राइम कह दिया। बाय हाउ मच डिग्री मस्ट द टेम्परेचर ऑफ लो रिजर्वायर बी डिक्रीज। अब ये बताएं इसका टेम्परेचर कितना डिक्रीज करूं? तो अब मैंने निकाला है डेल्टा T2। पिछले क्वेश्चन में क्या था? डेल्टा T1। तो डेल्टा T2 निकालना है, T2 का चेंज निकालना है। आगे एक बात और भी कह रहा है इंपॉर्टेंट, इफ द टेम्परेचर ऑफ द हायर रिजर्वायर रिमेन्स कांस्टेंट। हायर रिजर्वायर जो है यानी कि जो T1 है उसका टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। अभी जो पिछला न्यूमेरिकल किया उससे मिलता जुलता है ना। पिछले न्यूमेरिकल में मैं T2 दे दिया था, T2 7 डिग्री, और पूछा था एफिशिएंसी 40% है, एफिशिएंसी को 50% बनाना है। तो हमने वो जो T2 गिवन था उसकी मदद से T1 निकाला 40% के लिए भी और T1 निकाला 50% के लिए भी। क्योंकि जब आपको एफिशिएंसी गिवन होगी और एक टेम्परेचर गिवन होगा तो दूसरा निकलेगा ना। इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल है, तीनों में से 2 पता होंगे तो तीसरा निकलेगा। ऐसा है या नहीं है? अब अगर मुझे T2 निकालना है तो मुझे E पता होना चाहिए और T1 पता होना चाहिए। अगर मुझे T2 निकालना है तो मुझे E पता होना चाहिए और ऐसे ही है। तो थोड़ा सा उसने क्या किया है कि जब पहले केस में जब एफिशिएंसी 50% है उसमें तो T2 दे दिया, उसमें क्या दे दिया? T2। और जो हमने एफिशिएंसी को 75 करना है उसके लिए T2 ही निकालना है। इस T2 को कितना कम करूं कि 75 हो? तो T2 गिवन है 50 के लिए और T2 निकालना है 75 के लिए। तो प्रॉब्लम जो मैं आपको समझा रहा हूं कि 75 के लिए 2T निकालने के लिए मुझे T1 पता होना चाहिए ना। मुझे T1 गिवन नहीं, इसलिए ये पहले वाले डेटा से मैंने T1 निकाला, T2 और E से मैंने क्या निकाला? वो कह भी रहा है T1 चेंज नहीं कर रहा मैं इस दफ़ा। तो वही जो मैंने पीछे किया यही किया अभी पिछले न्यूमेरिकल में भी। हमें पिछले न्यूमेरिकल में T2 क्या दिया हुआ था? 280 और E क्या दिया हुआ था? 40। तो हमने T1 निकाला। ये वही सारी कैलकुलेशन है, सही है। तो वही फार्मूला है। 100 यहाँ के डिवाइड हो गया 1 - 200 अपॉन T1। E की जगह 50 रखा, 100 हो गया, 1 - 0.5 हो जाएगा ये, तो 0.5 हो गया। वही क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये वही पिछली पूरी कैलकुलेशन है पिछले क्वेश्चन की, 2 दफ़ा हमने किया। T1 निकाला, क्यों निकाला?
ताकि जब मैं सेकंड टाइम ई प्राइम के लिए T2 निकालूंगा तो वो T1 के बगैर नहीं निकलेगा। अब मैंने ई प्राइम का फॉर्मूला लगाया, 1 माइनस T2 प्राइम अपॉन T1, 100 अगेन इधर आके डिवाइड हो गया, T2 प्राइम अपॉन T1, ये T1 ये रहा। अगर ये मैं नहीं निकालता तो यहाँ क्या पुट करता, इसलिए पहले मैंने क्या निकाला, T1 निकाला। वही सॉल्व कर लिया, इसको इधर ले आया, इसको उधर ले गया, 1 माइनस 0.75 0.25 हो गया, 400 यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, 100 आ गया। तो 200 केल्विन पे एफिशिएंसी 50 है, 100 केल्विन पे एफिशिएंसी 75 होगी। तो टेम्परेचर 200 है, कितना गिराना हमने, इसमें से इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, जो वैल्यू है उसमें से जो वैल्यू चाहिए माइनस कर दिया। तो देखिए इसको डिक्रीज कर रहे हैं और इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम से प्रूव भी हो गया, प्रॉब्लम से प्रूव भी हो गया, ठीक है। लास्ट न्यूमेरिकल है जी, बोले लास्ट थोड़ा सा डिफरेंट है इसीलिए आखिर में करवा रहा हूं मैं। 2007 क्वेश्चन है 2D, क्या कह रहा है, अ हीट इंजन परफॉर्म्स वर्क एट द रेट ऑफ 500 किलोवाट। किलोवाट किस चीज की यूनिट है, पावर की, वाट पावर की है तो किलोवाट भी, तो हमें पावर दे दी, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था 500 किलो, किलो का मतलब होता है 1000, तो इसके साथ क्या लगा दिए, 3 जीरो लगा दिए, वाट बना लिया इसको। ऐसा यूनिट पावर की क्या है, वाट है। किलो की जगह क्या लगेगा, 1000 लगेगा ना, 500 को करोगे 1000 से मल्टीप्लाई, तो 500 के आगे 3 जीरोस लग जाएंगे, सही है भाई। अच्छा आगे क्या करना है, द एफिशिएंसी इज 30%, एफिशिएंसी 30% है। कैलकुलेट द लॉस ऑफ हीट, जो हीट लॉस हो रही है, ज़ाया हो रही है, पर आवर, टाइम कितना है, आवर, 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, ऐसा यूनिट 3600। तो देखें ये बड़ा अच्छा वैसे न्यूमेरिकल है, 30% एफिशिएंसी है, 1 घंटे में जो एनर्जी ज़ाया हो रही है वो निकालनी है, जो ज़ाया हो रही है, जो किसी काम में नहीं आ रही। तो Q2 निकालना है, मैंने अभी फॉर्मूले लिखे हुए थे हमने ना, Q2 कहाँ पर मौजूद है, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 एफिशिएंसी वाले केस में देखें, या वर्क प्लस Q2 इज इक्वल्स टू Q1। तो अगर हमने Q2 निकालना है और ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो वर्क पता होना चाहिए और Q1 पता होना चाहिए, ऐसे ही है, वर्क पता होना चाहिए और Q1 पता होना। तो पावर से हम वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क या वर्क अपॉन टाइम। वर्क निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वर्क तो अपनी जगह पे रहा, पावर टाइम से मल्टीप्लाई हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया, सही है भाई। आप कैलकुलेटर से कर रहे हैं, इसको 1.8 इंटू 10⁹ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, मैंने बगैर कैलकुलेटर के किया, एक ही बात है। अब मेरे पास वर्क तो आ गया, लेकिन Q1 कहां से आएगा, वर्क आ गया, अगर मैं अपने डेटा को देखूं तो मुझे एफिशिएंसी भी गिवन है, तो ये किसी मकसद के लिए गिवन है ना, वैसे ही तो नहीं दे दी उसने, वैसे ही दे दी तफरी में नहीं। तो एफिशिएंसी की मदद से और वर्क की मदद से आप Q1 निकाल सकते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला। तो E बराबर है वर्क अपॉन Q1, Q1 इधर आ गया, E इधर चला गया, वैल्यूज पुट की, वर्क की, E की, Q1 हो गया 600। या अगेन इसको अगर एग्जैक्ट लिखें तो ये 6 इंटू 10⁹ जूल है। अगर हम रूल फॉलो करें एक्सपोनेंट के बाहर, इसमें से इसको माइनस किया, ये आया, और इसको यूं भी लिख सकते हैं 4.2 इंटू 10⁻, ठीक है। बाज़ औक़ात कैलकुलेटर से आपका ये आंसर आ रहा होगा, समझ आ गया। तो ये कार्नोट इंजन के हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारे न्यूमेरिकल कर लिए जो आपकी बुक में थे, या जो ये जो पिछले 25 साल पेपर हैं उसमें आए हैं, हमने सारे कर लिए।
इसी तरह का कोई सवाल उम्मीद है आएगा, थोड़ा बहुत वो चेंज कर सकता है एग्जामिनर, ज़्यादा नहीं कर सकता। नेक्स्ट लेक्चर या उससे अगला लेक्चर, 1 या 2 लेक्चर में ये चैप्टर क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। सेकेंड लॉ की थ्योरी हमने कंप्लीट नहीं की, और थोड़ा सा एक डेरिवेशन हमारी रह गई है फर्स्ट लॉ की, 7 नंबर की लॉन्ग क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, CP माइनस CV इक्वल्स टू R। उसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा। ये कहानी मैं क्यों दोहरा रहा हूँ, क्योंकि जब नया चैप्टर शुरू होगा उसकी स्टार्ट की क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम है, चार्ज स्टार्ट होगा। वो चार्ज फिर चैप्टर 13 में भी है, वो चार्ज फिर चैप्टर 14 में भी है, वो चार्ज फिर चैप्टर 15 में भी है, और वो चार्ज फिर चैप्टर 16 में भी है। तो जो चैप्टर 12 के शुरू के लेक्चर्स हैं, अगर आपने मिस कर दिए तो यूट्यूब पे आप सुन लेंगे, लेकिन मैंने बताया ना, या तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो कि यूट्यूब पे बैठ के सुन भी सकें और समझ भी सकें, वरना फिज़िकल इंटरेक्शन का नेमुल बदल जो है यूट्यूब नहीं हो सकता। वो तो आपके रेफरेंस के लिए, या कभी आप महीने बाद जाके सुनना चाहें, कोई चीज़ भूल गई। बहरहाल तो शुरू के लेक्चर्स लाजमी समझिएगा, और कुछ हम वैसी गपशप लगाते हैं जो रिकॉर्ड भी नहीं हो रही होती, तो वो भी काम की होती है। ठीक है, याद समझ आई मेरी बात। तो नेक्स्ट वीक थर्सडे को या फ्राइडे को चैप्टर 11 क्या हो जाएगा, ख़त्म, फिर चैप्टर 12 शुरू होगा।